हम्म, चाहो तो एयरप्लेन चालू कर दो पहले मोबाइल का। भारतीय संविधान की विशेषताएं। गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा, पॉलिटिकल साइंस, एमए फाइनल ईयर, ग्रुप सी, पेपर फर्स्ट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की विशेषताएं। प्रशासन भारत में किस तरह से काम कर रहा है, या किन परिस्थितियों में वो काम करता है, या किन नियम कायदे कानून में वो काम करता है, इसके लिए भारतीय संविधान की विशेषताओं को जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। भारत एक सर्वप्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत का नवीन संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान से देश की आंतरिक, सामाजिक, आर्थिक शक्तियों के पारस्परिक संबंधों की वैधानिक अभिव्यक्ति होती है। उसे राज्य की आत्मा कहा जाता है। प्रत्येक संविधान अपने राज्य के उद्देश्य, परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। इसलिए प्रत्येक संविधान की अपनी कुछ विशिष्ट विशेषताएं होती हैं। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान। इस पंक्ति से ये सिद्ध होता है कि प्रभुसत्ता भारतीय जनता में निहित है। हमारी प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि हम भारत के लोग दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अधिनियमित, आत्मार्पित और अंगीकृत करते हैं। दूसरी विशेषता है कि ये विश्व का सबसे व्यापक और विस्तृत संविधान है। ये लिखा हुआ दस्तावेज है। इसमें 22 विभाग हैं, 395 यानी 395 अनुच्छेद हैं और 10 अनुसूचियां हैं, जबकि अमेरिका के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं। कनाडा के संविधान में केवल 147 अनुच्छेद हैं और सोवियत संघ के संविधान में 174 अनुच्छेद हैं। तीसरा पॉइंट है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। हमारा संविधान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। इसका मतलब है कि भारत किसी देश के अधीन नहीं है। अब सर्वोच्च सत्ता हमारी भारतीय जनता में निहित है और इसके लिए समस्त नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के यहाँ पर मताधिकार प्रदान किया गया है। लोकतंत्र का मतलब है शासन में जनता की शक्ति का निहित होना, और गणराज्य का अर्थ है कि देश का राज्य प्रमुख निर्वाचित होना है। यानी कि भारत में जो राज्य का प्रधान है, राष्ट्रपति, वो निर्वाचित होता है, न कि ब्रिटेन के सम्राट की तरह से वो वंश परंपरागत तरीके से आता है। हमारे यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। हालांकि पहले भी भारत धर्मनिरपेक्षता के उस पर था, लेकिन भारतीय परंपरा, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेषित लक्ष्य, आधुनिक प्रगतिशील विचारधारा को देखते हुए 42वें संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। तीसरी अगली जो पॉइंट है वो है समाजवादी राज्य। यह शब्द भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है। इसका नीति निर्देशक जो तत्व हैं, पहले इसमें उल्लेख था नीति निर्देशक तत्वों में समाजवादी अवधारणा का, लेकिन बाद में इसको प्रस्तावना में भी जोड़ा गया। और भारतीय संविधान जो है एक तरीके से लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना करता है। सोवियत रूस की तरह समाजवादी समाज की नहीं करता। अगली जो विशेषता है वो है कठोरता और लचीलेपन का समन्वय।
कठोरता और लचीलेपन का समन्वय से हमारा मतलब ये है कि संविधान जो संशोधन है वो दो तरह से होता है, एक लचीलेपन से और दूसरा कठोर से। तो भारत में जो है वो कठोर संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। लचीला उसे कहते हैं जहाँ संवैधानिक कानून और साधारण कानून में कोई अंतर नहीं होता है। कठोर उसे कहते हैं जब साधारण कानून निर्माण प्रक्रिया और संविधान संशोधन निर्माण प्रक्रिया में अंतर जहाँ पाया जाता है। दोनों के कानून निर्माण की प्रक्रिया में अंतर होता है, तो भारत में ये अंतर विद्यमान है। भारत में अपेक्षाकृत अलग तरीके से संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसलिए हमें यहाँ जो हमारा संविधान है ना तो ब्रिटेन की तरह लचीला है, ना ही अमेरिका की तरह कठोर है। यहाँ पर 3 प्रकार से संविधान संशोधन अलग अलग पद्धतियों से किए जाते हैं। अगला पॉइंट है हमारे यहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली है। हमारे यहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली को ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया गया है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता तो यह है कि इसमें नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका का अंतर पाया जाता है, यानी कि राज्य का प्रधान और राष्ट्र का प्रधान दोनों नाम मात्र के ही प्रधान हैं। वास्तविक कार्यपालिका जो है मंत्रिमंडल सहित प्रधानमंत्री में निहित होती है। दूसरी बात यह है कि यहाँ कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका में दोनों में घनिष्ठ संबंध होता है। कार्यपालिका का गठन व्यवस्थापिका में से होता है। कार्यपालिका के सदस्य अनिवार्य रूप से व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं और मंत्रिपरिषद भी तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे संसद में विश्वास प्राप्त है। मंत्रिमंडल के सदस्य भी संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं और व्यवस्थापिका भी मंत्रिमंडल के सदस्यों से प्रश्न पूछना, पूरक प्रश्न पूछना, काम रोको प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव आदि के जरिए कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण बनाए रखते हैं। और अगला पॉइंट है इसी में कि कार्यपालिका सामूहिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करती है। इसका मतलब ये होता है कि सब एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। एक बार कोई निर्णय ले लिया जाता है तो पूरे मंत्रिमंडल उस चीज़ को एक साथ उसका निर्वाह करता है। कोई भी ये कह कर के कि हम इसका हिस्सा नहीं है या जो भी है, अगर आप मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं तो मंत्रिमंडल के हर कार्य की जिम्मेवारी आपकी है। इसके बाद में अगला जो भारतीय संविधान की जो विशेषता है वो है एकात्मक लक्षणों वाली संघात्मक शासन व्यवस्था। भारत विभिन्नता वाला देश है। यहाँ पर ब्रिटेन की तरह एकात्मक संविधान या शासन व्यवस्था नहीं है। हमारे संविधान के प्रथम अनुच्छेद में ये कहा गया है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, अर्थात भारत एक राज्यों का संघ होगा। तो हमारे यहाँ पे संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं को अपनाया गया है और एकात्मक लक्षणों वाली एक संघात्मक शासन व्यवस्था हमारे संविधान के जरिए हमें देखने को मिलती है। तो संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत जो बातें पाई जाती हैं वो हमारे संविधान में हैं। सबसे पहली बात तो है कि हमारे यहाँ का संविधान लिखित और कठोर संविधान है। अभी अब मैंने बताया ऊपर कि ये लिखा हुआ है, विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है, 395 अनुच्छेद हैं, है ना। सेकंड बात है कि इसमें संविधान के द्वारा राज्य और केंद्र के बीच शक्ति विभाजन किया गया है। 3 सूचियां हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। तीनों सूचियों के द्वारा केंद्र और राज्य में शक्ति विभाजन किया गया है, जो कि संघात्मक शासन व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है। इसके बाद में हमारे देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका हमारे अंदर है। कार्यपालिका नहीं, न्यायपालिका
हमारे यहाँ पे है, जो संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करती है। तो हमारी जो संघीय व्यवस्था है अमेरिका के संविधान से या दूसरे संविधान से थोड़ी अलग है। हमारे यहाँ पे केंद्र सरकार को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है और राज्य सरकारों को अपेक्षाकृत कम। तो इसलिए ये कहा जाता है कि हमारे यहाँ पे अनेक ऐसे प्रावधान हैं जो संघीय व्यवस्था में नहीं हैं और नहीं होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे है। तो इसलिए ये कहा गया कि हमारा संविधान एकात्मक शासन प्रधान वाला संघात्मक है। कौन कौन से तथ्य हैं इस पे अपन एक निगाह डाल लेते हैं। सबसे पहली बात है तो यहाँ पे राज्यों का जो राज्य प्रमुख है यानी कि राज्यपाल, उसका जो प्रावधान है उसके नियुक्ति केंद्रीय सरकार के द्वारा होती है। संविधान के अधिकांश भाग में संशोधन अकेले संसद कर सकती है। राज्यों का पृथक संविधान नहीं है। हमारे यहाँ एक ही संविधान है जो संघीय संविधान है, उसी से ही राज्य अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं। राज्यों का पृथक संविधान नहीं है। शक्ति वितरण के बारे में भी अगर अपन देखते हैं तो शक्तियां अधिकतर केंद्र सरकार के पक्ष में है। केंद्र सूची समवर्ती सूची पर तो केंद्र कानून बना ही सकता है, राज्य सूची के कुछ विषयों पर भी केंद्र कानून बना सकता है और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। इसके बाद एकहरी नागरिकता यहाँ पे है। एकहरी नागरिकता है, एकीकृत न्यायपालिका है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं। इन सभी के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि हमारे भारत में संघात्मक व्यवस्था देखने में तो है किंतु आत्मा इसकी एकात्मक है। वस्तुतः भारतीय व्यवस्था संघात्मक है और समय की आवश्यकता के अनुसार केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है। ये तो थी भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं। शेष विशेषताओं को हम अगले अध्याय में डिस्कस करेंगे और इसकी श्रृंखला में जो अगला जो टॉपिक है भारतीय संविधान की विशेषताएं अगले वीडियो में हम आपके सामने लेके आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।